उड़ीसा की बोंडा ट्राइब से पहली बार कोई लड़का एमबीबीएस करने जा रहा है। लेटर एंट्री की जो वैकेंसी निकाली गई थी यूपीएससी के द्वारा, वो वापस ले ली गई है। जानेंगे लेटर एंट्री क्या होती है, क्यों वापस ली गई। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं एक दूसरे की इंटरनल पॉलिटिक्स पे। पाकिस्तान के साथ दोबारा से संबंध स्थापित किए जाएंगे। 2016 से हम संबंध उनके साथ थोड़े से स्लो चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार में। हम इसमें डेली 5 प्रीलिम्स और 1 मेंस की न्यूज कवर करते हैं। लास्ट में 10 क्वेश्चन देता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम करते हैं। ये इस वीडियो में 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों की कंबाइंड एनालिसिस रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार है उनके लिए बता दें, एकेडमी ने पिछले 3 साल में 108 सिलेक्शंस दिए हैं एचसीएस में। पर्टिकुलरली इस साल 51 सिलेक्शंस रहे हैं, इंक्लूडिंग डीएसपी और एसडीएम एंड नायब तहसीलदार अदर सर्विसेज। लास्ट ईयर 24 सिलेक्शंस थे, इंक्लूडिंग रैंक 1 अनिल कुमार एकेडमी के ही ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे। और जो बच्चे 2025 एचसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड ऑफलाइन एज वेल ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं। आप एकेडमी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलो, गोंडा ट्राइब जो कि एक उड़ीसा की पीवीटीजी ट्राइब है, उससे पहली बार को स्टूडेंट एमबीबीएस का प्रोग्राम करने जा रहा है। ठीक है, साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी है यूके की, उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। वहां पहली बार ये कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस बना रही है। बड़ी अच्छी खबर है, अब आपको यूके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनियन गवर्नमेंट ने 156 इरेशनल फिक्स्ड डोज बैन कर दिए हैं। जैसे कुछ क्या होता है, कई सारे दवाइयों का कॉम्बिनेशन आता है एक साथ, तो वो इरेशनल बताते हुए बैन कर दिया गया है। ऑन द कंट्रोवर्सी और लेटरल एंट्री, ठीक है, सिविल सर्विसेज में जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे डायरेक्ट आवेदन मांगे जाते हैं कई बार यूपीएससी के द्वारा, तो वो वैकेंसी वापस ले ली गई है यूपीएससी के द्वारा। नेशनल अवार्ड दिए गए हैं टीचर्स को, जो कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए नेशनल अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल आया है, देखेंगे डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और लास्ट में एक अदर टॉपिक्स में हम बिम्स्टैक भी देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा है मंगला मुदुली, एक 19 साल का लड़का है जो उड़ीसा की बोंडा ट्राइब से बिलोंग करता है, और इस साल इसने नीट का एग्जाम क्लियर करके मेडिकल का जो एंट्रेंस है वो क्लियर कर लिया है और ये एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहा है। बोंडा ट्राइब आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा की ट्राइब है और पीवीटीजी ट्राइब है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पूरे भारत में सिर्फ 75 ट्राइब्स हैं जो पीवीटीजीज हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब आज भी ये हंटिंग गैदरिंग करते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और बहुत लिमिटेड सी नॉलेज इनको है मॉडर्न की। उस फील्ड में से उठ के आना, सबसे ज्यादा पीवीटीजी ट्राइब्स उड़ीसा में है, ये फैक्ट भी याद रखना। तो ये एक सेलिब्रेशन है, इनको मिनिमल मॉडर्न एजुकेशन की एक्सेस है और पहली बार कोई गया है, तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि भाई इनके लिए एक अचीवमेंट है, ड्रीम कम ट्रू है। इन लोगों ने अपना जो गुजारा है वो जंगल से फल फ्रूट तोड़ के लकड़ियां बेच के चलाया था। इनका बेटा पहली बार पढ़ेगा, एमबीबीएस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इनको, और वो इनके भले के लिए वो स्टेप भी उठा पाएगा। और जो स्टेप खुद से आते हैं वो ज्यादा एक्सेप्टेड होते हैं। अगर हमें ट्राइब को कोई बात कन्विंस करनी है तो ये उनको बेहतर कन्विंस कर सकता है हमारे थ्रू, तो ये हमारे लिए दोनों तरफ से काम करेगा। उड़ीसा के बोंडा ट्राइब जो है उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंज भाई पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, दे आर वेरी वनरेबल टू आउटसाइडर। उड़ीसा में ही रहते हैं, काफी आइसोलेटेड से, और जंगल वंगल में रहते हैं। 13 पीवीटीजी उड़ीसा में है टोटल, भारत में सबसे ज्यादा किसी स्टेट में है तो उड़ीसा में है। टोटल 75 पीवीटीजी हैं पूरे इंडिया में। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, वहां पर यूपीएससी ने स्टेटमेंट में 95 दिया था लेकिन 75 था। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, पीवीटीजी किसी भी ट्राइब को पीवीटीजी क्लासिफाई करने के लिए 4 चीज होती हैं, वो चारों आपको पढ़नी है। अगर हम एथनिसिटी की बात करें तो ये ऑस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोंडा लैंग्वेज ही बोलते हैं, और मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से ही बिलोंग करते हैं इनकी लैंग्वेज। ट्रेडिशनल अपना खेती वेती कर लेते हैं, हंटर गैदरर्स हैं, ठीक है, ज्यादा कोई खेती करना आती नहीं। और ये गले में बड़ी बड़ी रिंग पहनते हैं, और इनकी जो वुमेन्स हैं वो ज्यादा ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मिनिमल से कपड़े पहनते हैं, और लार्ज मेटल जो नेक रिंग्स है वो पहनती हैं, और ऐसे मनकों की ज्वेलरी बना के पहनती हैं, और काफी मुंह पे और निशान वगैरह भी रखती हैं काले काले से। ठीक है, चलो भाई अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन। ये यूनाइटेड किंगडम की एक यूनिवर्सिटी है, मतलब इंग्लैंड की समझ लो। वहां से भारत में अपना ऑफलाइन
ऑफलाइन बोल रहा हूँ, ये मतलब अपनी कैंपस यहाँ बनाने जा रही है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने प्रमोट किया था कि हम बाहर की यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अलाउ करेंगे कैंपस बनाने के लिए। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसको अलाउ किया गया है, फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस बनाने के लिए। तो यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है इस रेगुलेशंस के तहत। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारे बच्चों को नई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन एक्सपोजर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वो सब मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी की मान्यता जो भारत में स्टेब्लिश होगी, यूके की यूनिवर्सिटी के बराबर होगी। अगर दोनों को बराबर कंपेयर किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनकी बराबर होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। इनको हमने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है। लेटर इंटेंट का मतलब है कि हमें, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ, एस्टेब्लिश करो। तो ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। एकेडमिक प्रोग्राम जुलाई 2025 तक यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ जो डिग्री अवार्ड किए जाएंगे यूके कैंपस के बराबर माने जाएंगे। तो अच्छी खबर है। तो स्टडी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रिसर्च बढ़ेगी, नॉलेज एक्सचेंज बढ़ेगा, एंटरप्राइज बढ़ेगा, और एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन इंडिया, कि भारत में जो लोग हैं उनको भी बाहर की चीजें जानने को मिलेंगी। और जब कोई कैंपस खुल जाता है तो आपको पता है कैंपस से कैंपस जाना बड़ा इजी होता है। मान लो कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, तो वो यूके में जाके भी स्टडी कर सकता है, यूके वाले भारत भी आएंगे। तो कोलैबोरेशन से क्या होता है कि नई चीजें निकल के आती हैं। तो ये अच्छी खबर है, अपने ध्यान रखना, ठीक है। ये PYQ यहाँ पोज करके आपको खुद से प्रैक्टिस करने, ठीक है। चलो अगला बताता हूँ कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मान लो 3 तरह की दवाइयां हैं, उन तीनों को कंबाइन किया एक ही गोली में, एक कैप्सूल बनाया और आपको दे दिया। तो उससे क्या होता है कि सारी चीज एक एक मतलब कन्वीनियंट भी होता है, आप 3-3 गोली लेनी पड़े, ठीक है। तो लेकिन जो कॉम्बिनेशन है दे आर इरेशनल, उनके पीछे रिसर्च नहीं करी गई। आल्दो बहुत सारी दवाइयों को स्टेट ने परमिशन ने दे रखी, स्टेट ने, पर उनके पीछे जो रिसर्च करी गई वो इरेशनल थी, वो प्रूफ नहीं करती कि इन तीनों की वजह से कुछ बेहतर हो पाएगा। दिक्कत ये भी है, जब आप जरूरत के बिना ज्यादा दवाई देने लग जाते हो, तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस है ना, वो रेजिस्टेंसी डेवलप कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर डोज के प्रति हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो वो नहीं होने देनी हमें। तो हमें ड्रग रेजिस्टेंट को प्रिवेंट करना है, दे दनादन यूज किए जा रहे हैं, और सेफर अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। तो इसके पीछे भाई हेल्थ रिस्क में थे, रिसर्च भी नहीं थी आपको, तो ये सरकार ने बैन कर दी। खासकर इसमें एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, मल्टीविटामिन ये थे। तो इससे क्या होगा, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो इनको बनाती थी, उनको काफी प्रभाव पड़ने वाला, उनके प्रोडक्शन पे, रिसर्च पे, उनके प्रॉफिट्स पे, मार्केटिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन के। जो चीज आप बैन कर दोगे वो अंडरग्राउंड चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लैक मार्केटिंग भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आज भारत में बैन है लेकिन फिर भी मिल रही हैं, ठीक है। जैसे एक दवाई होती थी कोरेक्स, खांसी की दवाई आती थी, उसको बैन कर दिया। तो उसके जैसे कुछ और नाम चेंज करके निकालने लगे लोग। तो किसी भी चीज को बैन करना अच्छा सोल्यूशन नहीं होता, बट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रीजन बैन क्यों किया है, बिकॉज उनकी उसके पीछे क्लिनिकल ट्रायल नहीं थे। और इसको जब भी फार्मास्यूटिकल की बात आती है, एक एक्ट ध्यान रखना, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, कल भी हमने देखा था लास्ट में। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इनको अप्रूव करता है FDC के द्वारा। तो इससे क्या हो सकता है, ड्रग रेजिस्टेंट, ये कीवर्ड याद रखना, ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। तो डेंजर है, इससे हम बचाने के लिए किया गया। चलो इसको भी अपना पोज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, समझना क्या कहना चाह रहे हैं। PYQs बहुत जरूरी हैं, दो दो तीन के लिए कर रहे हैं। अगली खबर है, यूपीएससी ने अपना जो एडवर्टाइजमेंट दिया था लेटरल एंट्री का, वो विड्रॉ कर लिया है। 45 गवर्नमेंट पोस्ट थी, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गए थे अपोजिशन से, और ये कहा गया कि भाई इसमें रिजर्वेशन आपने नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये समझाता हूं। देखो लेटरल एंट्री क्या होता है कि आपको, एक तो सिविल सर्विसेज में यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उससे आपको एंट्री मिलती है, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डेप्यूटी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर ऐसे करके कमिश्नर आप बनते हो। एक ऐसा होता है कि आप यहां से स्टार्ट हुए 1 2 3 4, आपको डायरेक्ट थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे एंट्री मिल जाती है, लेटरल एंट्री, वो भी बाहर से। तो इसका, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, उनकी एक्सपर्टीज, उनका जो एक्सपीरियंस है, या ये समझो उनका जो पोटेंशियल है, उसको हम गवर्नमेंट में यूज करना चाह रहे थे। बिकॉज कोई आदमी प्रमोशन होके आता है तो उसको वो स्किल्स नहीं रहती हैं जो कोई आदमी डायरेक्ट टॉप से आया। हो सकता है वो बिना परफॉर्म किए भी प्रमोट होता जा रहा है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर से उठाओगे तो प्राइवेट सेक्टर तो बिना मेरिट के उसको वहां तक टिकने नहीं देगा, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें तो हम डायरेक्ट वहां से लेना चाह रहे थे उनकी मेरिट। लेकिन अब मुद्दा ये उठा कि इसमें रिजर्वेशन था ही नहीं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से उसको वापस लेना पड़ा।
इसके प्रो एंड कॉन दोनों तरह के हैं। फायदा तो कुछ मैं आपको बता दूं, नुकसान क्या है कि भाई जो डायरेक्ट आ रहा है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये क्या करेगा, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको डीमोटिवेट करेगा कि भाई हम तो स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे, आपने बाहर से किसी को ले लिया। तीसरा ये हो सकता है कि जो बाहर से आया है ही इज नॉट अवेयर अबाउट द सिविल सर्विसेज एनवायरमेंट या जो प्रोटोकॉल्स हैं। एक तो बिल्कुल आप किसी स्कूल में पढ़ो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक आप सीधे 11th में जाओ तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट द स्कूल हिस्ट्री टीचर्स, है ना, तो आप वैसा कंपेटेबल नहीं हो पाओगे। दोनों प्रो एंड कोज है। तो इसमें अभी फिलहाल तो विड्रॉ कर लिया है, बाकी देखते हैं आगे कुछ होता है तो हम इसमें आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो लेटर एंट्री आपको मैंने बता ही दिया था कि भाई डोमेन एक्सपर्टीज होती है, शॉर्टेज हो रखी है आईएएस ऑफिसर्स की, इसलिए ये लिया गया था। ठीक है, प्रोसेस क्या है इसमें, डीओपीटी जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये यूपीएससी से मांगता है और यूपीएससी हायर कर लेता है 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर की बहुत शॉर्टेज है, 22% कम है, 15-14 ऑफिसर अभी भी चाहिए आईएएस कैडर के लिए। तो भाई फायदे क्या है, देखो प्रोफेशनल आएंगे, स्पेशलाइज नॉलेज लेके आएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट देंगे, डेफिनेटली देंगे। इसके अलावा भाई उनके पास जो इनोवेटिव अप्रोचेज हैं वो लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर की, जो मेरिट स्किल्स हैं उसको देंगे, अदर देन जो ट्रेडिशनल सीनियरिटी के बेस पे प्रमोट होते जा रहे हैं उसको ये रोकेंगे और मेरिट बेस्ड करेंगे। एक्सपीरियंस जो लोग आएंगे वो क्विकली अडेप्ट कर लेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे सिविल सर्विस में। ठीक है, तो उनको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वो पहले से ही उस लेवल का बंदा आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज जो ट्रेडिशनली प्रमोट होकर आ रहा है वो फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, कोऑपरेशन नहीं देंगे, इंटीग्रेशन चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे कि भाई हम तो प्रमोट हो के आ रहे थे, ये बाहर से कोई बंदा आ गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, तो वो दिक्कत आएगी, कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं पाएंगे, बायसनेस भी हो सकता है बिकॉज पॉलिटिकल मोटिव्स भी इसमें आ सकते हैं, और उनका शॉर्ट टर्म फोकस है 3 साल से 5 साल, तो वो उतना डेडिकेशन से नहीं दे पाएंगे। जिसको पता है मुझे 25 साल सर्विस करनी है वो ज्यादा डेडिकेटेड होगा, ऐसा आर्गुमेंट हो सकता है। तो भाई वे फॉरवर्ड क्या है, अपॉइंटमेंट देखो करनी पड़ेगी, केयरफुली करो। ठीक है, और जो लेटर एंट्री आप दे रहे हो तो पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से लाओ, उसमें जो रिजर्वेशन अगर बनता है तो देना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो अगला देखते हैं। अगला ये नेशनल अवार्ड दिए गए टीचर्स को, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने दिए थे, एनएटी नेशनल अवार्ड फॉर टीचर 2024, 16 टीचर्स को दिए गए थे। तो ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि भाई यूनिकनेस है, तो इसमें कुछ कंडीशन याद रखना। एक तो ये कि भाई वो रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, पॉलिटेक्निक में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए वहां का, एक एटलीस्ट 5 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 55 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर वो वाइस चांसलर डायरेक्टर प्रिंसिपल इसकी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसको मेडल दिया जाता है और 50,000 रुपए का मतलब एक राशि दी जाती है, सिंपल। चलो आज का हमारा जो आर्टिकल है डेमोक्रेसी को लेके है भाई। देखो इसमें आर्टिकल में मैं आपको समझा देता हूं, ये कहना चाह रहा आर्टिकल लिखने वाला कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं उनको धीरे धीरे उनका डिसएम्पावरमेंट किया जा रहा है। हमारे भारत में जो इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, मतलब एमएलए का और एमपी का, इनके इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो पंचायती राज के इलेक्शंस हैं, अपने वार्ड के हैं, म्युनिसिपल काउंसिल के, कॉर्पोरेशन के, उसका जिम्मा है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उनको दिया गया था। लेकिन उनको इतनी पावर्स नहीं दी जा रही हैं कि वो इंप्लीमेंट कर पाए। इससे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, वहां पर उनको पावर दी नहीं जा रही है, रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। तो ये आर्टिकल लिखने वाला यही आपको सिर्फ सचेत रहा है कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसे पावर देनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है। सिंपल सी बात इतनी है कि जो डिले हो रहे हैं, लीगल डिस्प्यूट हो रहे हैं, लोकल गवर्नेंस इससे इंपैक्ट हो रही है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है। उसको वही इंडिपेंडेंस, वही अपॉइंटमेंट और वही अथॉरिटी हमें देनी होगी। सिंपल क्रक्स तो है ये। कुछ फैक्ट्स हैं कि भाई 73rd 74th अमेंडमेंट से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए थे, ये पंचायती राज के इलेक्शन कराते हैं। कर्नाटक का जो इलेक्शन कमीशन था उसने हाईकोर्ट में फाइल किया था कि भाई ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसके इलेक्शन हम टाइम पे नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी। अगर हम देखें तो भाई अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में 70% ऐसी हैं जहां पर इलेक्टेड काउंसिल ही नहीं है, बार बार डिले हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जनता का विश्वास भी कमजोर होता है कि भाई हम बोलते तो हैं पंचायती राज को कि भाई ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, लेकिन इतने डिले होने के बाद वो चीज खराब हो रही है। अगर आप देखो एक कोई रिपोर्ट है, ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम ACICS 2023, इसने ये कहा सिर्फ 34 में से 11 ऐसे हैं स्टेट यूनिटीज जहां पर
वार्ड डीलिमिनेशन पावर, स्टेट जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको डीलिमिनेशन की पावर दे रखी है, जबकि सबको देनी चाहिए। तो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं ऐसे, ठीक है। तो भाई वो टाइम से इलेक्शन करा पाए इसलिए उनको पावर देना चाहिए। दे आर द बेड रॉक ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ जानने को है नहीं, इतना ही हो, अगर इफेक्टिव डेमोक्रेसी रखनी है तो भाई टाइमली लोकल इलेक्शन होने चाहिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन को फुली एम्पावर कर देना चाहिए, ताकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और जो फंक्शनलिटी है वो मेंटेन रहे। बस इतना सा आर्टिकल है, ठीक है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी लक्ष्मीकांत से आप रिवाइज करना। चलो भाई, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक एक ग्रुप है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्री लगती हैं उनका एक ग्रुप है। जैसे ये कंट्री है, भारत हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ऐसे करके जो आसपास लगते हैं, इसमें 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितने भी ग्रुप हैं 8-10 जो मैंने कराए हैं अभी तक, वो सारे डिटो याद होने चाहिए आपको। देखो इसमें क्या होता है कि बिम्स्टेक है, मान लो नाम से ही पता लग रहा है, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। तो पहले 5 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, बच के 2 नेपाल भूटान, बस, ठीक है। नेपाल भूटान सिंपल है। बांग्लादेश ये रहा, इंडिया वो रहा, म्यांमार ये रहा, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, बच गया नेपाल भूटान। बस ये 7 कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर याद रखना, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है अपना ढाका में। सार्क जो ग्रुप है उसका है काठमांडू नेपाल में। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, हेडक्वार्टर पूछते हैं। तो बे ऑफ बंगाल नाम ही इसका है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, तो बे ऑफ बंगाल के आसपास इसका होना चाहिए, तो ढाका याद कर लेना, ठीक है। तो इसके पहले के 7 मेंबर हैं बस। और इस ग्रुप का सीधी सी बात है क्या होगा कि भाई कॉपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, एजुकेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सब वही सब मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एक्सेलरेट हो सोशल प्रोग्रेस, कोलैबोरेशन करें हम, ठीक है। स्टार्टिंग में 4 मेंबर थे, बाद में 7 हुए थे। नेपाल भूटान को 2004 में ऐड किया गया था। भाई स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी हो, पार्टनरशिप हो, एक्टिव कोलैबोरेशन हो, ये सब जो मतलब रेगुलर सी बातें हैं भाई, सोवरन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल, म्यूचुअल, ये आपको मैं 2 महीने से बताते आ रहा हूँ। यही 8-10 कीवर्ड हैं। अगर कुछ ना आए तो आप इसको लिख सकते हो, सार्क में लिख दो, बिम्स्टेक में लिख दो, ब्रिक्स में लिख दो, यूएन में लिख दो, हर जगह, क्योंकि ये चीजें दीज आर वेरी फंडामेंटल, ये तो आनी ही है, ठीक है। तो भाई इसके तहत हमने कुछ कर भी रखा है कि नहीं। अभी कालाधन मल्टी मॉडल है, एशियन ट्राइलेटरल हाईवे है इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का, एक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का BBIN। तो ये 3 नाम याद रखना, ठीक है। ये सिंपल है। चलो आज के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि जो ये मंगला मुडुली है, जो MBBS करने जा रहा है, ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करता है? ये हमने पहला आर्टिकल देखा था। दूसरा, कौन सी यूनिवर्सिटी को भारत में अपने कैंपस खोलने की परमिशन मिली है? यूके की यूनिवर्सिटी है। तीसरा, जो ये अभी 156 फिक्स डोज बैन करे हैं, इसके पीछे कारण क्या था, वो आपको बताना है। What section of Drug and Cosmetic Act 1940 was used to issue the ban? ये पीछे जाके आर्टिकल देखना, और कौन सा सेक्शन है इस एक्ट का वो आपको याद रहना चाहिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो लेटरल एंट्री का सुझाव दिया था वो बताना आपको। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द स्टेट इलेक्शन कमीशन? कौन से अमेंडमेंट से स्टेट इलेक्शन कमीशन संविधान में ऐड किए गए थे? What percentage of urban local government did not have elected council at the time of CAG audit? ये मैंने आपको बताया था, परसेंटेज याद रहना चाहिए मेंस के लिए। कितने टीचर्स को इस बार नेशनल अवार्ड फॉर टीचर दिया गया है 2024 में? ये आपको नंबर पता होना चाहिए। दूसरा, which multilateral organization connect South and Southeast Asia and promote collaboration on common interest in the region? जो बे ऑफ बंगाल वाली जो संस्था है उसका नाम बताना है। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, दिखने में सिंपल है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहीं से गलत भी होते हैं, बिकॉज हम इनको लाइटली ले लेते हैं। तो इनको लाइटली नहीं लेना है, इनको अच्छे से करना है। चलो अगला देख लेते हैं 31 का, ठीक है। ये 31 का है और स्टार्टिंग में तो हम देख ही चुके हैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। चलो भाई, एक साइक्लोन आया है गुजरात की तरफ, साइक्लोन असना, पाकिस्तान ने इसका नाम दिया है, और गुजरात में ये बारिश आई है। नॉर्मली हमारे साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं इस तरफ, ये काफी सालों बाद अगस्त के महीने में इधर से आया है। जो हमारी ग्रोथ रेट थी GDP की
वो कम हो गई है क्वार्टर वन में, थोड़ा सा चिंता का विषय है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोबारा से रिलेशन बढ़िया होने जा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई हमें अपना रिलेशंस को हम दोबारा से देखेंगे। चाइना असर्ट कर रहा है अपने लिमिट्स को। चाइना से जो ये फॉइल पेपर आता है एल्यूमिनियम वाला, इसका रेट उन्होंने बहुत कम करके भेज दिया था, तो हमने उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। समझेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? असम में डी वोटर्स करके हैं, इनको समझेंगे डी वोटर्स होते क्या हैं। और जो एक आज बहुत जबरदस्त आर्टिकल आया है, आपको मैं सबको सजेस्ट करूंगा पढ़ना, द कोलैप्स ऑफ द कैटेगरीज एंड द पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। जो हमारे समाज में जो कैटेगरी बना रखी हैं, मैन वुमेन जेंडर, सिविल सर्विसेज, अपर क्लास लोअर क्लास, ये सब ब्लर होती दिख रही हैं। मैन कौन है, वुमेन कौन है, एक इज इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है, ये इशू आया कहां से? ये अभी जो ओलंपिक्स में एक लेडी थी, इसको बोला गया कि भाई आप वुमेन की कैटेगरी में नहीं आते हो, और वो उसके ऊपर काफी बवाल हुआ था कि, और विनेश फोगाट का जो वेट करवाया गया, तो वेट, सेक्स, जेंडर, इनके ऊपर हम कैटेगरीज बना रहे हैं, तो ये कैटेगरीज अब अधिक समय चलने वाली है नहीं। आर्टिकल लिखने वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और लास्ट में सार्क, बहुत अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना। सबसे पहला देखो, ये है साइक्लोन असना आया है, अरेबियन सी से उठा है, करीबन 18,000 लोगों को वहां से निकालना पड़ा है, और इसमें 32 लोगों की जान जा चुकी है। कच्छ कोस्ट के आसपास ये बना था, और हैवी रेनफॉल इसने करी है। 1976 के बाद पहली बार ऐसा कोई साइक्लोन अगस्त में ऐसा आया है, जो मतलब इतना भयंकर तरीके से है। ठीक है, असना क्या होता है? ये पाकिस्तान ने दिया है नाम, तो समथिंग जिसको हमें प्रशंसा करनी चाहिए उसका नाम असना होता है। ठीक है, हंसना से याद कर लेना, असना। ठीक है, ये अटेम्प्ट करना आराम से पॉज करके। चलो, सिर्फ इतना ही पता उसका नाम, साइक्लोन का नाम पूछते हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, वो क्वार्टर वन में 6.7% रही है। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने बोला था 7.1 के फोरकास्ट किया था, लेकिन कम रही है। लेकिन अगर हम उसको देखें ग्रोस वैल्यू एडिड में, जीवीए, जीडीपी तो कम है, लेकिन जीवीए देखें तो भाई वो ठीक ठाक है, वो 6.8 पे ग्रोथ हुई है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है उसके ऊपर हमारा चला है। अब देखो स्लो डाउन आया क्यों है? एक तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, बिकॉज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्लो हो गया है, बिकॉज इलेक्शन की वजह से ज्यादा स्कीम लॉन्च नहीं कर पाए। और जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो 33% लास्ट ईयर से कम हुआ है। ये भी है एक कारण, ये भी है कि जो बेस ईयर इफेक्ट है, कि पिछले क्वार्टरों में हमने ज्यादा प्रोग्रेस कर ली, इस वजह से कम लग रहा है। अब मान लो मैं 5 किलो उठाऊं, 10 किलो उठाऊं, 20 किलो उठाऊं, बट मैं स्टार्टिंग में 50 किलो उठा लूं किसी तरह गोली वगैरह खा के, तो बाद में मैं 40 भी उठाऊंगा तो बोलेंगे कि भाई ये तो डाउन है। लेकिन मैं 20 उठाऊं और फिर 40 उठा दूं, तो बोलेंगे भाई बंदे ने डबल कर दिया है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। आप कंपेरिजन किससे कर रहे हो? तो पिछले क्वार्टरों में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही, इस वजह से भी कम दिख रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है भाई, इन्फ्लेशन है, बीच में जापान और यूएसए शेयर मार्केट का इशू आया, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, बीच में आरबीआई की हॉकिश पॉलिसी आ गई थी, जिसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जो कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए आता है, तो ये उसकी वजह से था। ठीक है, ये आर्टिकल देख लेना पॉज करके, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा अगले में। चलो भाई, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ये पढ़ना। हुआ यूं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन एक्शन अफेयर मिनिस्ट्री, तो जयशंकर, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भाई हम दोबारा संबंध अच्छे करने चाहते हैं, और वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा तो हम भी पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव देगा तो हम भी नेगेटिव देंगे। 2016 के बाद हमने कुछ ज्यादा उनसे संबंध बढ़ाए नहीं है। एक कोट कहा जाता है आईआर में, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देर आर नो परमानेंट एनिमीज इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। ना तो हमारे परमानेंट दोस्त हैं, ना परमानेंट दुश्मन है। व्हाट इज परमानेंट इज इंटरेस्ट, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट। हमें अपना देश का हित देखना पड़ेगा। एक कोट ये भी हो सकता है कि वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स, वी कैन चूज आवर एनिमीज, बट वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स। अपने पड़ोसी हम डिसाइड नहीं कर सकते, पाकिस्तान सदा हमारा पड़ोसी रहेगा, वो अच्छा भी रहे तो भी, बुरा रहे तो भी। तो हम जब तक हमारे पड़ोसी को साथ नहीं रखेंगे, हमारे देश में दिक्कत आएगी। जैसे बांग्लादेश में हो गया, अब बांग्लादेश में ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, तो लोग भारत की तरफ भागेंगे। पाकिस्तान भी कोलैप्स होने के कगार पे है, अफगानिस्तान कोलैप्स हो चुका है, सीरिया कोलैप्स हो चुका है, तो हमारे देश में घुसेंगे। तो भारत कह रहा है कि भाई अच्छा चाहोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा चाहोगे तो बुरा मिलेगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। और एमए ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जो हमने आर्टिकल 370 हटाया था, वो मामला अब सेटल हो चुका है।
पाकिस्तान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वो मुद्दा ही नहीं हमारे लिए। तो आर्टिकल को पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिया मुद्दा क्या था बस, ठीक है। तो दोबारा से हम करना चाह रहे हैं नीबर्स के साथ जो बांग्लादेश मालदीव में हो रहा है। तो इंडिया कह रहा है कि भाई हम पैसे नहीं है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव वी विल रेस्पोंड, ठीक है, इतना ही है आर्टिकल में। अगला आर्टिकल है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डीजीटीआर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के नीचे आता है, इसने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर, करीबन आई थिंक 20 से 30% कुछ है। अब आर्टिकल समझाता हूं। आर्टिकल होता क्या है कि एंटी डंपिंग, डंप क्या होता है, किसी चीज को ऐसे फेंक देना। चाइना क्या करता है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को खराब करने के लिए उसमें सस्ता माल फेंक देता है। मान लो एक कोल्ड ड्रिंक है, उस कोल्ड ड्रिंक की जो कीमत है इंडिया में वो है 30 रुपए और चाइना में उसकी कीमत है 30 रुपए। तो हमारे पास चॉइस है कि भाई मैं भारत वाली पीऊं या चाइना वाली पीऊं। लेकिन चाइना अगर उस 30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक को भारत में 5 रुपए में बेचने लग जाए तो भारत के लोग फिर चाइना और इंडिया को नहीं देखेंगे, वो उस 5 रुपए वाले को पीने लग जाएंगे, बशर्ते वो अच्छी हो, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर 5 रुपए में कैसे दे देंगे, बिकॉज अपना लॉस उठा के भी वो 5 रुपए में बेचेंगे। उससे क्या होगा, उससे जो हमारे कंट्री में जो 30 रुपए वाली थी उसको कोई नहीं पिएगा और धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, दुकानें बंद होगी, फिर 5 रुपए को फिर आप 50 रुपए में बेचोगे तो भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज कोई और कोई है ही नहीं मार्केट में। तो इस इफेक्ट को रोकने के लिए एक टैक्स लगता है एंटी डंपिंग। तो हम क्या करेंगे, उस 5 रुपए की चीज पे 25 रुपए टैक्स लगा देंगे। अब वो भी 30 की होगी, हमारी 30 की होगी। अब भारत बराबर फुट पे है। तो जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसके ऊपर हमारा सरकार ने ये नोटिस किया कि भाई हमारे पास पूरा माल है लेकिन हमारे लोग खरीद ही नहीं रहे, बिकॉज बाहर से सस्ता आ रहा है। सस्ता कहां से, चाइना जबरदस्ती जानबूझ के सस्ता भेज रहा है, अपना नुकसान उठा के। उनको नुकसान वो उठा सकते हैं, उनके पास अनाप शनाप पैसा है, हमसे हमारी इकोनॉमी तो उनसे 10 गुना कम है, वो तो हब है मैन्युफैक्चरिंग के। तो उसको रोकने के लिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं और ये अलाउड भी है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड है ऐसे लगाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस इतनी सी न्यूज है और कुछ नहीं है, ठीक है। फेयर कंपटीशन हो इसके लिए। चलो ये आर्टिकल आपको मैंने पूरा समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये एमसीक्यू देख लेना, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट करना, आई विल टेक ईच एंड एवरी डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो भाई, अगला आर्टिकल ये है, असम के चीफ मिनिस्टर ने वहां पर जो वोटर्स हैं उनकी इंक्वायरी करवाई है, तो वहां पर पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। 1.2 लाख पीपल, मतलब करीबन 1.25 लाख लोगों को डी कैटेगरी में रखा गया है, मतलब डाउटफुल वोटर्स। और करीबन 42,000 को तो फॉरनर ही घोषित कर दिया गया है। डाउटफुल वोटर्स को वो होते हैं जो अपनी सिटीजनशिप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, या तो ये बाहर से आए हैं, बांग्लादेश से या म्यांमार से, नेपाल से, भूटान से, तो इनका नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो ये होता क्यों है कि झूठे वादे करके इनको बुलाया जाता है, और पॉलिटिक्स के लिए ऐसा होता है कि भाई तुम्हारा वोट बनवा देंगे अगर मेरा वोट दोगे तो लेकिन सरकार बदलती है तो फिर ये प्रॉब्लम आते हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम यहीं के पैदा हुए थे, ठीक है, या हमारे पापा यहाँ के थे। तो भाई डी वोटर्स असम में ही है, तो इससे माइग्रेशन सिटीजनशिप के इशू उठ गए हैं। ये 1997 में इशू किया गया था क्योंकि भाई सबको अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी, नहीं प्रूफ कर पाए तो आपको डाउटफुल वोटर रख देंगे। वैसे तो डाउटफुल वोटर होता कौन है या डाउटफुल सिटीजन, ये डिफाइंड नहीं है। इस हमारे पास एक एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था 2003 में, इसके अंदर कहीं पर डिफाइंड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछता है कि ये चीज डिफाइंड है कि नहीं। जैसे भाई प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक कारण होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन व्हाट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर एक्सप्लेन्ड ही नहीं है। तो इस तरह से ये एक्सप्लेन्ड नहीं है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब इनका जो हाल होगा वो देखा जाएगा, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। चलो भाई, ये अच्छा आर्टिकल है, इसको थोड़ा टाइम लगाते हैं। ये आर्टिकल रोक के और ये पढ़ना पूरा, इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम में मिल जाएगी, ये पूरा पढ़ना। इन्हें बहुत एनलाइटमेंट टाइप का आर्टिकल लिखा है, एसए में भी काम आएगा, एथिक्स में भी काम आएगा। इसने ये कहा कि हमारे समाज में कैटेगराइज करते करते कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, गवर्नेंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, आइडेंटिटी के अंदर। तो हमारे अंदर जो सेक्स और जेंडर को लेके जो कंफ्यूजन्स हैं
वो ज्यादा बढ़ गए हैं। देखो सेक्स क्या होता है कि आदमी पैदा हुआ, मैन और वुमेन, बिकॉज बायोलॉजिकली उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको वो कौन से ऑर्गन कैरी करता है, उसके हार्मोन्स कैसे हैं। एक जो मैन जो होगा उसके अंदर अलग तरह का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होगा, बॉडी पे हेयर्स आएंगे, मूछ दाढ़ी आने लगेंगी, मस्कुलर होगा। वुमेन है, उसके जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग तरह के डेवलप होंगे, ब्रेस्ट डेवलप होगी, ओवरीज डेवलप होंगी, हाइट सब। लेकिन जो जेंडर है मेल और फीमेल, दैट इज अ डिफरेंट चॉइस। आपने देखा होगा कि कोई आदमी, कोई है आदमी बॉडी से बट वो औरतों के जैसे लिपस्टिक लगाएगा, ठीक है, वैसे हेयर स्टाइल रखेगा, साड़ी पहनेगा। या कोई वुमेन है, वो छोटे बाल रखे या उस तरह से प्रिटेंड करने की कोशिश करेगी वो मैन है। तो कहीं ना कहीं जेंडर का जो कन्फ्लिक्ट है वो दिख रहा है, और ये वेस्टर्न सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा है। इसी से उत्पन्न होता है सेम सेक्स मैरिज। दो मैन और मैन आपस में शादी कर रहे हैं, दो वुमेन आपस में शादी कर रही हैं, बिकॉज उन दोनों में से एक अपने आप को मेल कंसिडर करता है, दूसरा फीमेल कंसिडर करता है। और आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें एक जो मेल है वो अपने अंदर हार्मोन्स को इंजेक्ट करा के फीमेल बन सकता है, उसकी ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है। या जो वुमेन है वो अपनी बॉडी को कट करा के ट्रांसफॉर्म करा के मैन बन सकती है, वैसी आवाज और वैसा बॉडी बन सकता है। तो ये जो जेंडर है, ये अब ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। इफ यू वांट टू कंसिडर योरसेल्फ मेल इट्स मेल, फीमेल इट्स फीमेल। ठीक है, इस तरह का ये बात लिखना चाह रहा है। तो इस पे जेंडर आइडेंटिटी पे डिबेट उठ गई है कि भाई इंडिविजुअलिज्म पे और सोसाइटी फ्रेगमेंट्स पे। तो जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू था कि भाई सेक्स तो नेचर ने ही दिया है, लेकिन अब ये पर्सनल चॉइस बनने जा रहा है। अगर मैं कल को बोल दूं कि मैं आई एम ए फीमेल, तो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर कि मैं मेल हूं कि फीमेल, वो मेरी चॉइस होनी चाहिए। ये हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअलिज्म है। 2024 का पेरिस ओलंपिक्स हुआ, वहां पर विनेश फोगाट को तो 100 ग्राम वेट की वजह से निकाल दिया गया और सबने मान भी लिया। लेकिन एक अल्जीरियन बॉक्सर थी ईमान खलीफ, इसको इसके जेंडर को लेके काफी बवाल हुआ। इसको 2023 में डिस्क्वालीफाई भी किया गया था किसी बड़ी चैंपियनशिप में, लेकिन यहां एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो भाई इसका डिस्क्वालिफिकेशन तो वेट से हुआ, इसका सेक्स की वजह से क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो हमारा हमारा मुद्दा क्या है कि वेट तो एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट था कि भाई तो तोल के देख लिया, पता लग गया। लेकिन जो जेंडर है वो मैटर ऑफ डिबेट है। आप कैसे सेक्स को डिटरमाइन करोगे ये मेल है कि फीमेल है? भाई क्रोमोसोम्स नाप लो, हार्मोन लेवल नाप लो, लेकिन बायोलॉजिकली तो पॉसिबल है कि वो हार्मोन भी ऊपर नीचे हो सकते दवाई से, तो वो अल्टरेबल है। तो इसकी वजह से डिस्कशन और आगे बढ़ने लगे कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आज देखेंगे पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में जैसे भाई कमला हैरिस है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई थी अमेरिका में, है इंडियन ओरिजिन। तो ये इसकी एथनिसिटी कहीं की है, रह कहीं रही है, इसकी लॉयल्टी को क्वेश्चन किया गया। ठीक है, ऐसे यूके का प्रेसिडेंट, इंग्लैंड का, तो वो भी ऋषि सोनक था, वो भी इंडियन ओरिजिन था। तो इस हिसाब से जो आइडेंटिटीज हैं वो अलग तरह से डेवलप हो रही हैं। जो हमारा मॉडर्न आइडेंटिटी है वो इंडिविजुअलिज्म को सेलिब्रेट करता है और कम्युनिटी से हटाता है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? आई एम द सेंटर ऑफ द अटेंशन, मैं पहले हूं, मेरी खुशी, मेरा परिवार या मेरी चॉइसेस, रेदर देन मैं किसी समाज का हिस्सा हूं और समाज मुझे बताए मैं क्या करूं। अब मेरा मन है बड़े बाल रखने का, तो मैंने बड़े बाल रखने स्टार्ट कर दिए। अब समाज मुझे बताया कि भाई बीइंग ए मैन तुम ये नहीं कर सकते। कल को मान लो मेरे बाल इतने बड़े हो जाएं, तो मुझे समाज की तरफ से प्रेशर आएगा कि भाई औरत के जैसे बाल रख रहा है। यहां तक किसी को नहीं आ रहा है, यहां तक भी किसी को नहीं आएगा, बिकॉज हम मूवीज में देख चुके हैं कि यहां तक हीरो बाल रखता है। लेकिन यहां तक रखने लग गया तो फिर वो चीज सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आप यूरोप में जाओ, वहां बड़े बाल रखना आम बात है, लड़कियां भी गंजी रहती हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन हमारे यहाँ लड़की टकली हो जाए तो उसको टोला मारना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म बहुत हाई पे है वेस्टर्न में, हमारे यहाँ अभी ग्रोइंग फेज में है। ठीक है, तो हम वहां पहुंचने में समय लगेगा। तो भाई जो सेक्स कैटेगरीज है मेल फीमेल, ठीक है, तो अभी जेंडर इज ए चॉइस, ऐसा नया आइडिया आ रहा है। इट्स माई चॉइस। ठीक है, नेहा दुपिया मुझे याद आ गई, इट्स हर चॉइस, वैसे ही है। तो इट्स इट्स आवर चॉइस। तो जेंडर क्या है? जैसा मुझे फील हो, मुझे मेरी बॉडी और मेरा जो माइंड है उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो अंदर से फीमेल है, लेकिन वो मेल की बॉडी में फंस गया है, उसकी चॉइसेस वैसे हैं। वैसे तो अगर देखें तो हमारे अंदर मेल और फीमेल दोनों की ट्रेट्स होते हैं। जो ट्रेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिनिटी और
एक और होता है फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी आपको क्या बोलेगी, एंगर, पावर, प्राइड, स्ट्रेंथ। लेकिन जो फेमिनिटी होती है आपके अंदर, इट विल टॉक अबाउट सॉफ्टनेस, इमोशंस, केयर, लव, कंपैशन। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है तब एक संपूर्ण इंडिविजुअल बनता है, समझो व्यक्ति बनता है। लेकिन मेल में जनरली मैस्कुलिनिटी ज्यादा होती है, फीमेल में मैस्कुलिनिटी कम होती है। तो दोनों का बैलेंस है। तो ये आर्टिकल लिखने का कह रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, जैसा आपको ठीक फील हो। ठीक है, तो इस तरह से था कि भाई अब साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हो चुके हैं, तो जेंडर इज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। अच्छा लगा आर्टिकल पढ़ के मेरे को भी। तो हमें डीपर क्वेश्चन अभी भी हमारे सामने खड़ा है, फ्यूचर में इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, सोल्व होना चाहिए। आर्टिकल पढ़ना मजा आएगा एग्जाम के हिसाब से। देखो अगला है हमारा सार्क। सार्क का मतलब क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो साउथ एशिया के जो कंट्री हैं, जैसे भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे साउथ एशिया में आते हैं। तो इनका अपना एक ग्रुप बना हुआ है सार्क। ये आइडिया तो बहुत पुराना है, 1980 में आइडिया आया था, लेकिन सार्क जो बनी थी वो 2005 में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसका भी काम वही है जो हमने बिम्स्टेक का देखा था, कि भाई रेस्पेक्ट फॉर इक्वालिटी, सोवर्निटी, नॉन इंटरफेरेंस, कोऑपरेशन, मैरीटाइम, ये सब वही सब कीवर्ड्स। इन दोनों का याद रखना, इनके मेंबर याद रखना, इनका हेडक्वार्टर याद रखना। बिम्स्टेक का ढाका में था, सार्क का नेपाल, भूटान, काठमांडू में है। उसके 7 मेंबर थे। ठीक है, इसके आई थिंक 9 मेंबर है, कितने, 8 मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, 8 तो मेंबर हैं। बट 9 इसमें, इसके अंदर ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर्स भी क्या होते हैं, जो मेंबर नहीं है बट ऑब्जर्व करते हैं, किसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं वो भी। इसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान है। ये तीनों में से डाउट आता है, ये तीनों याद रखना, पढ़ना सारे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताई दिए हैं। आज के हमारे 10 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है कि भाई जो अरेबियन सी में जो साइक्लोन है उसका नाम क्या है। दूसरा ये है, इंडिया की रैंक कितनी है वर्ल्ड में, अगर हम कंपेयर करें परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। ये आपको गूगल करना पड़ेगा, इंडिया की रैंक क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। विच मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट एंड ऑफ द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इन पाकिस्तान। कौन से मिनिस्टर ने बोला है कि अब हम पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाएंगे। विच इंडियन गवर्नमेंट बॉडी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन एल्यूमिनियम फॉइल। चाइना से जो एल्यूमिनियम फॉइल आ रही है, कौन सी मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर ड्यूटी लगाई है, या कौन सा डिपार्टमेंट है, दोनों बताना। ठीक है, अगला है जो हमारा सार्क है, ये किस ईयर में बनाया गया था, ये आपको बताना है। तीसरा सार्क, सातवां, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है। सेक्रेटरी भी वही है, हेडक्वार्टर वही है। सार्क के अंदर करंटली कितने ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, नाम लिख पाओ तो बहुत बेहतर है, नंबर बता देना। ठीक है, विच रिसेंट डिजास्टर गुजरात 1800 लोग फ्लड से बाहर निकले हैं, उसका नाम को बताना था, कौन सा डिजास्टर आया था। ठीक है, पहला जैसा सेम ही है। और ये डी वोटर्स कौन से स्टेट में घोषित किए गए हैं, ये आपको बताना है। डेली 10-10 क्वेश्चन करना, बिलीव मी 6 महीने बाद यू विल बी समवेयर एल्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करके कमेंट करके बताना कहाँ इंप्रूव हो सकता है। थैंक यू।